डाका पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, हुकूक के ऊपर डाला गया। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल न करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हो। जब वो फैसला मौसूल होगा जायजा लिया जाएगा। हो सकता है नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। आपने आगाज़ में सुना वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 172 लोगों के नाम जो ECL में डाले गए थे उनके नाम ECL से नहीं निकाले जाएंगे। ये फैसला किया है वफाकी काबीना ने। हालांकि वज़ारत इत्तलात के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो ये भूल गए कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये करार दिया। उन्होंने कहा कि नाम निकाले जाए जिनमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नाम और उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब का नाम शामिल है, मगर ये नाम नहीं निकाले जा रहे। सवाल ये है कि JIT के सरबराह की रिकमेंडेशन पर ये नाम शामिल किए जा सकते हैं ECL में, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की रिकमेंडेशन पर ये नाम निकाले नहीं जा सकते। ये अभी आपने सुना फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। बहरहाल जवाब आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुर्तज़ा वहाब साहब का। क्या कहना था उनका, जरा सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मुराद अली शाह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी इसी तरह की डायरेक्शंस आई, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इतने दिन गुजर जाने के बाद और 2 काबीना की मीटिंग्स होने के बावजूद अभी तक ना चीफ मिनिस्टर सिंध का ना चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ECL से निकाला गया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद भी ये वफाकी काबीना क्यों कासिर है उन फैसलों की अमल दरामद करने में। हुकूमत की जो बदनीयती है वो साफ जाहिर है। मुर्तज़ा वहाब साहब को तो इसमें हुकूमत की बदनीयती नज़र आ रही है, लेकिन असल वजह क्या है? क्या वजह है कि हुकूमत अभी तक इन नामों को निकालने पे आमादा नहीं हो रही है? वो मुसिर है इस बात पर कि ये नाम मौजूद रहें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर। उसके साथ साथ एक और मामला, यानी खुर्रमशेर ज़मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि वो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की नाअहली के लिए, क्योंकि उनकी एक जायदाद अमेरिका में जिसका इंकशाफ हुआ उसकी बुनियाद पर वो अब नाअहल हो सकते हैं, सादिक और अमीन नहीं रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब इस दरख्वास्त को मंजूर करता है तो उसके बाद वो अचानक ये फैसला करते हैं, एक यूटर्न ले लेते हैं कि ये वो इलेक्शन कमीशन में नहीं बल्कि ये वो बड़ी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। और उनका मौक़िफ़ ये सामने आता है कि सबूत कुछ ऐसे अहम सबूत आ गए हैं जो जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या जो सबूत दिए गए थे इलेक्शन कमीशन में वो गैर अहम थे और क्या गैर अहम सबूत ही इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने होते हैं? खुर्रमशेर ज़मान साहब ने क्या कहा, जरा उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। बेहतर है कि हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। देखिए मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और जो शवाहिद मिले हैं उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब अब बच नहीं सकेंगे। सिंध के लोग तैयार हो जाएं, आसिफ अली जरदारी की सीट जो है वो विकेट होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या मुतलका फोरम नहीं है? क्या मुतलका फोरम जहां पर वो शवाहिद जमा नहीं करवाए जा सकते जो कि खुर्रमशेर ज़मान साहब को हासिल हुए हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और चीज़, अब JIT का चूंकि मामला चल रहा है, ECL में नाम भी उसी JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर ही शामिल किए गए थे, तो JIT पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयान तो आते ही रहते हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ तरह के जो इजहार राय है वो सामने आता ही रहता है। मगर राना सनाउल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, साबिक वज़ीर क़ानून है पंजाब के, उन्होंने भी JIT के हवाले से एक इंकशाफ कर डाला। सब जरदारी साहब के हक में बात नहीं कर रहा, मैं इस फैक्ट को बयान कर रहा हूँ कि उनके ख़िलाफ़ एक JIT बनाई गई, उस JIT को फिर बनी गाला से मैनेज करने की कोशिश की गई और जब वो मैनेजमेंट जो है वो ओपन हुई या मैनेजमेंट जो है वो उसका इंकशाफ हुआ तो उस JIT की रिपोर्ट को जो है वो कल अदम करार या मुस्तरद कर दिया गया और नए सिरे से नैब को जो है वो मामला जो है वो भेजा गया। मेहमानों को तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उस्मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है जनाब उस्मान डार साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंसूर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। चौधरी मंसूर साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। सर, मुर्तज़ा वहाब साहब को तो बदनीयती लगती है हुकूमत की ये ECL से नाम ना निकाले जाने पर। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि तफसील जब फैसला जब आएगा रिटर्न में तो उसके बाद हम नाम निकालने के बारे में सोचेंगे, और वो रिव्यू में भी जाने का कह रहे हैं। क्या वजह है जी? क्या जिद में आई हुई है हुकूमत या कोई और मामला है? देखिए, ये अगर हम इसको गौर से देखें तो ये नाम डालना ही बहुत बड़ी बदनीयती पे मबनी है। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को आप डाल रहे हैं तो बुनियादी तौर पर इसके पीछे एक पूरा अमल था
कि उनका नाम डालकर फिर पीछे से तमाशा शुरू किया गया था कि इसकी हुकूमत गिरा देंगे, गवर्नर राज लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो पूरा एक प्लान था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी जो तजलील हुई है फिर, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल मेरा ये है कि अगर उसकी बुनियाद सिर्फ इंक्वायरी है, उसकी बुनियाद पर डाले हैं ना, तो फिर इंक्वायरी की बुनियाद पर जिसके खिलाफ इस मुल्क में इंक्वायरीज हो रही हैं उसको ECL में डाल दीजिए। मसलन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक भी बज़िद हैं। और ये अब जो फवाद चौधरी साहब का आप जरा गौर से सुने, उन्होंने कहा मुस्तरद किया है इस बात को। इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसको मुस्तरद कर रहे हैं। अभी वो जवाब दे रहे थे चेयरमैन नैब उनको, उस पे भी उन्होंने कहा। मतलब क्या करना चाहते हैं ये ना किसी अदालत को मानने के लिए तैयार है, ना किसी सूबे का मैंडेट मानने के लिए तैयार है, ना किसी और को मानने के लिए तैयार है, ना किसी का वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ये किस किस्म की एक फिस्तायत की तरफ ये बढ़ रहे हैं। ये तो फाशिज्म की सीधा फाशिज्म है। मतलब अगर आपने इस बुनियाद पर डालना है तो फिर डालिए भाई, फिर इमरान खान पे भी इंक्वायरी चल रही है, डालिए, उसका नाम डालिए। बिल्कुल सही है। KP का नाम है उसको डालिए, फिर आप सीनियर मिनिस्टर उधर डालिए, 4-5 फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनको डालिए। इनके तो जो शुरू आप सदर पाकिस्तान से करें उनकी भी आ गई है। उनका भांजा सगा कह रहा है कि इन्होंने ठीक है इसका जवाब ले लेते हैं उस्मान डार साहब शुरू कर लें, फिर सबसे डाल दीजिए। ठीक है चौधरी साहब। उस्मान डार साहब, सर जो लोगों के नाम जिनके इंक्वायरी चल रही है खिलाफ, जो खुद वज़ीर आज़म साहब का नाम भी है उसमें, महमूद खान साहब जो वज़ीर आला KPK हैं, बकिया भी नाम है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, फिर तो उन सबका नाम भी डालना चाहिए ECL के अंदर। और दूसरी बात ये कि ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, क्या उसका एहतराम नहीं है? आप लोग पिछली गवर्नमेंट पर यह एतराज़ करते थे कि इदारों से महाजारा ही करती है, तो इस तरह आप लोग भी महाजारा नहीं कर रहे कभी नैब के खिलाफ, और कभी अब ये जो अदलिया के ऑब्जर्वेशन है इसका एहतराम नहीं कर रहे हैं? देखिए ज़ीशान तक प्राइम मिनिस्टर के लिए या जिनका ये नाम ले रहे हैं, किसी भी अदारे ने रिक्वेस्ट नहीं की इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि इनका नाम डाला जाए। पीपल्स पार्टी के जो 172 नाम है वो JIT की सिफारिशात पे डाले गए हैं, उन्होंने कहा है तो हमने नाम डाले हैं। जहां तक अदालत की बात है, आपने खुद भी कहा कि तहरीरी जवाब जब तक नहीं मिलेगा हम उस पर गौर कर रहे हैं, जैसे ही मिलेगा हम निकाल देंगे नाम। इन्हें जल्दबाजी किस बात की? अगर ये लेकिन जो कमेटी है खुद आप लोगों ने बनाई, उसने भी तो 20 लोगों के नामों की सिफारिश की थी, वो किस बुनियाद पर रद्द किए गए डॉक्टर साहब? नेक्स्ट वीक दोबारा हो जाएगी। देखिए इसी मुल्क में जुल्फी बुखारी का नाम ECL में था। जुल्फी बुखारी ने कानून का दरवाजा खटखटाया, अदालतों में गए, अदालत से उन्होंने लिया और उनका नाम बाद फिर जैसे ही तहरीरी जवाब मिलता है वो तो सर ये बात भी तो अदालत ही कह रही है ना कि जी इनका नाम निकाला जाए। साहब है, बात सुन लेना जरा। चीफ मिनिस्टर साहब का भी नाम निकाल दिया जाएगा, लेकिन देखिए ये जो दुहाई देते हैं ना जी, चीफ मिनिस्टर का नाम डाल दिया। देखिए उनका नाम उनके किरदार की वजह से डाला गया सर, लेकिन ये बात तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कही ना, उनके नाम पर हैरत का इजहार भी किया। रुपीज के जो बेनामी अकाउंट सामने आए हैं और एक लेयर के पीछे दूसरी लेयर, जिस तरह पैसा घुमाया जा रहा था और जिस तरह नवाजा जा रहा है, ये तो नहीं आप कह सकते कि मुराद अली शाह बड़े ही मासूम चीफ मिनिस्टर थे। सर बात मासूमियत की नहीं हो रही डार साहब, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी तो ये कहा ना कि नाम निकाला जाए, आखिर उनकी बात की कुछ एहतराम कर लिया जाए कि जैसे ही तहरीरी जवाब मिलता है तो हम निकाल देंगे। लेकिन उसमें रिव्यू में जाने की बात भी की फवाद चौधरी साहब ने। देखिए रिव्यू हमारा आईनी कानूनी हक है, इसमें कौन सी कोई गैर आईनी बात है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पे रिव्यू नहीं लिया जाता? क्या लोग रिव्यू में नहीं जाते? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला आया था पनामा का, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया था? तो ये कहना कि शायद हमने कोई ऐसी गैर आईनी बात कर दी है, ऐसा भी ये हौसला रखें। मुझे तो ऐसे लग रहा है इनको भागने की जल्दी है, ये जल्दी चाहते हैं। ठीक है, उस्मान बुखारी साहब को शामिल करता हूं। उस्मान साहब आप भी समझती हैं कोई गैरानी बात नहीं इन्होंने की है, और ऑब्जर्वेशन वो कह रहे हैं फैसला आएगा तो उसके बाद नाम निकाल देंगे। ये इस मामले को जो तूल दी जा रही है या इतना मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ये इरादतन किया जा रहा है या फिर आदतन किया जा रहा है? बिल्कुल आदतन किया जा रहा है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको 3 साल पहले ले जाती हूँ, जब ये और आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शंस के बाद इन्होंने वो एक शुरू किया 4 हल्के और ये सब कुछ, उसके ऊपर ये इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर भी मारकारा हुए थे, और उसके ऊपर जो इन्होंने कहा कि अदलिया शामिल थी, ये वो उनको कंटेम्प्ट का नोटिस मिला इमरान खान साहब को, तो उसके बाद वो मुकर गए और उन्होंने फिर माफ़ी मांग ली। उसके बाद जैसे ही इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हटे, उसके बाद उनकी जो करैक्टर असैसिनेशन की, अब मेरा ख्याल है ये इंतजार कर रहे हैं 17 जनवरी का। अब जो जाने वाले CJ साहब है ना,
उनकी इज्जत और एहतराम जो है वो पता नहीं कहाँ चला गया है। वो इज्जत और एहतराम जो है वो सिर्फ पोस्ट के साथ है, और वो मेरा ख्याल है कि अब वक्त से पहले रुखसत फरमा चुके हैं चीज़ से साहब को। और उनकी बात देखिए, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि फौरन नाम निकाल दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे किसी तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाए, और ऐसे कई अहकामात वो वर्बल देते हैं और फौरन उस पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो हटदर्मी है जब से ये हुकूमत में आए हैं, अब देखिए ना आजम सवाती वाला केस, अगर मीडिया और हम लोग ना उठाते और ना पूछते कि उनका इस्तीफा हुआ है या नहीं, उसका इस्तीफा कबूल ही ना होता। उनका इस्तीफा आज कबूल हुआ है 1.5 महीने के बाद। मतलब आप इससे अंदाजा कीजिए कि इनकी खुद की अपनी जो ये अदालत भी खुद है, ये पुलिस भी खुद है, ये GIT भी खुद है, ये सब कुछ खुद है, और इनको हर चीज का जो फैसला है वो अकेले इनको करना है अपनी मर्जी के मुताबिक। अभी उन्होंने एक एग्जांपल दे दी थी जुल्फी बुखारी की, वो भाई बहुत ही कोई पहुंची हुई शख्सियत है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूटर जो है नैब का बात करे तो वो फारिग कर दिया जाता है, और अभी वो हुकूमत में नहीं आए होते हैं, और ECL में नाम होने के बावजूद उनको बड़े आराम से 1.5 घंटे के अंदर जो है उनका नाम ECL से निकाल के उनको उम्रे के लिए रुखसत कर दिया जाता है। तो भाई ये तो पाकिस्तान के लोगों ने देखा है, और ये डबल स्टैंडर्ड्स का डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो हमने देखे हैं। देखिए हमारी नहीं थी गवर्नमेंट थी, आपने निकाला, कौन को बता रहे थे? निगरान हुकूमत थी उस वक्त, निगरान हुकूमत थी, निगरान हुकूमत थी, करने दें। निगरान हुकूमत थी, और आजम खान साहब जो इनके चहेते फेवरेट थे, वो उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे, जिनकी सिफारिश के ऊपर इमरान खान साहब ने वो नाम निकलवाया था। हमारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं हुई, उस्मान डार साहब आपकी इस्लामाबाद में जाके याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। मेरा रिकॉर्ड डॉक्टर साहब वही थे, सही कह रही हैं उस्मा बुखारी साहब, निगरान हुकूमत थी उस वक्त। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उस्मा लॉ की स्टूडेंट हैं, और उस्मा को भी पता होगा जब तक तहरीरी फैसले नहीं मिलते अदालतों के तो लोग इसी तरह इंतजार करते हैं, ताकि जो भी रिव्यू फाइल करना है, जिस तरह भी करना है, ये कहना के बाद हुक्म हो गया तो कर दे। ऑब्जर्वेशन दे दे तो उसके ऊपर फौरी अमल होता है। जब वो कह दे कि फौरन वो कह रहे हैं आप लोग 17 तारीख का बस इंतजार कर रहे हैं, सारा एहतराम सब कुछ तब तक था। आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है, आप ना करें इम्प्लीमेंट, लेकिन मैं देखूंगी आप पे, मुझे तो ये भी यकीन है इनके ऊपर तौहीन अदालत भी आपकी टेबल नहीं होगी। बड़ी फिक्र हो रही है, चीफ जस्टिस साहब जो है 17 तारीख को जा रहे हैं, बड़ी ये तकलीफ है कि वो जा रहे हैं। फिक्र ज्यादा हो रही है। पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं 10 लाख केसेस हैं अदालतों में, केसेस पे ध्यान दें, JIT क्यों बनाई, ईंट से ईंट बजा देंगे, 5 जजेस ने निकाला। अदलिया का कितना ये एहतराम करती हैं दोनों जमातें। मैं चौधरी मंसूर साहब की तरफ आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। चौधरी मंसूर साहब, सर राना सनाउल्लाह साहब की मैंने अभी एक स्टेटमेंट चलाई, उन्होंने एक बयान दिया, खैर इब्तिदा में उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ साथ नहीं दे रहा आसिफ अली जरदारी साहब का, लेकिन उन्होंने JIT के हवाले से इंकशाफ किया है। क्या आपके बिल में है, आप भी ऐसे समझते हैं कि जो JIT की मीटिंग्स हैं वो कहीं और होती रही हैं, जैसे कि राना साहब कह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले इसको रिवील किया था परसों। ये इत्तेफाक अकबर जो इनके हैं वो मेरे साथ के प्रोग्राम में, वो मैर अब्बासी के प्रोग्राम में जी, उसमें मैंने ये पहली बार ये कहा था, और उसके बाद राना साहब ने उससे अगली बात कर दी। मुझे ये पता चला और बड़े बसूख जराए ने बताया कि ये इन्होंने एक लीगल टीम बनाई थी जिसने JIT की रिपोर्ट लिखी है, और फिर ये बनी गाला के अंदर राना साहब ने जो कहा कि बनी गाला के अंदर इस पे मुज़ाकरात होते रहे जी, और इस पे पूरा करके, और इसको बाकायदा, इसका मतलब ये है कि जो JIT है उसकी अपनी हैसियत डिस्प्यूटेड हो गई है, और उसकी रिपोर्ट तो ऑलरेडी जो हैसियत है उसके ऊपर जो रिमार्क्स थे अदलिया के जज साहिबान के कि ये कोई हदीस नहीं है, और इस पे उन्होंने नहीं कहा कि सीधा इस पे रेफरेंस। लेकिन सर जजेस के ये रिमार्क्स थे कि इसमें जितना मवाद है उससे हम जश्नपोशी नहीं इख्तियार कर सकते, ये भी साथ-साथ रिमार्क्स पे। जी जज साहब जी हम देखें ना, हम तो सामना करने के लिए तैयार है पीपल्स पार्टी। ये प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे दोस्त हैं ये नए हैं पॉलिटिक्स के अंदर भी, इन्हें तारीख का भी नहीं पता। पीपल्स पार्टी डार साहब भागने वालों में से नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं इस धरती का बेटा हूँ, मैं इस धरती को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, और इधर ही जान दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं जीऊंगा तो यहाँ पे जीऊंगा, मरूंगा तो यहाँ पे मरूंगा, इधर ही मरे थे, कहीं नहीं भागे थे। सारी दुनिया के जहाज दूसरी बात यह है क्या वजूहात थी भुट्टो जो है जी, क्या फरमा रहे हैं? बीबी साहिबा 90s में जो मुल्क से बाहर चली गई, फिर जलावती काटी, तो कौन लोग थे वो बता सकते हैं? उस्मा बुखारी की शायद लीडरशिप ने बड़ी पॉलिटिकल वापस आकर शहादत कबूल की।
आपको तारीख का नहीं पता। ये क्रेडिट तो खैर पीपल्स पार्टी का है और जाने वाले नहीं है। इसी तरह जरदारी साहब भी ईंट बजा के गया कि 1.5-2 साल जरदारी साहब को 11.5 साल इतनी यहाँ पे जेलों में रहे 11.5 साल और पाकिस्तान नहीं, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, भागने वाले नहीं है। मैं तो बता रहा हूं कौन कौन भागा है यहाँ से। कैद की सजा दिए 11.5 साल जेल में रखा हो, दुनिया की तारीख में कोई बंदा नहीं है ऐसा। और दूसरी बात यह है कि शर्जील मेमन अभी ECL में था, बिलावल साहब ने कहा जिसने पॉलिटिक्स करनी है वो वापस आए, वो वापस आया और आकर गिरफ्तार हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं, किनको डरा रहे हैं आप? हम उन डरने वालों से नहीं। दूसरी बात एक मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में कह दूं जीशान, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे अदालत के नाम निकाला जाए। वो अदालत ने खुद फैसला किया है, वो इम्प्लीमेंट करवाए, ये तौहीन अदालत कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन हम जा रहे हैं अदालत में, हमने एक खत लिखा है वजीर दाखिला को, अच्छा, जिन जिन के खिलाफ इंक्वायरी है उनको ECL में डालें, और एक रिमाइंडर कल सुबह चला जाएगा। और उसके बाद हम अदालत में जा रहे हैं कि चूंकि इंक्वायरी की बुनियाद पर इन्होंने डाला है, तो ये भी इंक्वायरी है। आप अच्छा, नहीं, अपना नाम निकलवाने के लिए नहीं, आप इनके नाम डलवाने के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं। इनके नाम डलवाने के लिए अदालत जा रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, आप लोगों के नाम भी शामिल होने चाहिए, बराबर होना चाहिए सब कुछ। वो ये उनका मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। देखिए जिशान, JIT की रिकमेंडेशन पे डाला है। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि ना ही आज तक किसी ने कहा है, किसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने, ना नैब ने, कि जी प्राइम मिनिस्टर का नाम डाल दें, फलां की इंक्वायरी है, नाम डाल दें। ये भी तो JIT ने रिकमेंड किया था ना, और पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि JIT बनी गाला में बैठी होती थी। देखिए ये तो मैं तो ये हैरान हूँ कि कहीं ये ना कह रहे कि चीफ जस्टिस साहब भी खुदा ना हादसा बनी गला में बैठ के JIT बनाने वाले थे। JIT तो चीफ जस्टिस साहब ने बनाई थी, कोई इमरान खान साहब ने JIT बनाई है। प्राइम मिनिस्टर उसी चीफ जस्टिस ने तो नाम निकालने का भी फिर कहा है, जिसने JIT बनाने का ऑर्डर दिया था। देखिए ये तो एहतराम करे अदलिया के फैसले का कि JIT उन्होंने बनाई, JIT की फाइंडिंग्स में। चले डॉक्टर साहब आपको रोकूंगा, क्योंकि एहतराम की बात हो रही है, एहतराम की चूंकि बात हो रही है, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, एहतराम की चूंकि बात है, तो जनाब वज़ीर इत्तलात तो नशरियात फवाद चौधरी साहब ने तौहीन करार दिया था वज़ीर आज़म की, अगर नैब उनको बुलाता है या केस चलता है तो उसका एक जवाब आया है नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की तरफ से। ये जवाब आपके लिए नाज़रीन, और डॉक्टर साहब आपके लिए भी। नैब ने वज़ीर आज़म साहब की तौहीन कर दी है। मतलब बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की तौकीर है, इसमें वज़ीर आज़म साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ़ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहक़ाक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे, इसलिए ये तौहीन नहीं है। डॉक्टर साहब, कानून का बहुत एहतराम करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एहतसाब सबके लिए का नारा भी लगाती है। 27 लाख रुपए की रकम हो, 27 रुपए की हो, 27 करोड़ की हो, अगर एक इल्ज़ाम है तो उसको फेस तो करना चाहिए। तौहीन कहा था कि ये हो रही है वज़ीर आज़म साहब की, आप जो जवाब दिया है क्या कहेंगे इस पर आप? देखें ज़िशान, मैं समझता हूँ कि वज़ीर इत्तलात के जो अल्फाज का चुनाव था वो जरूर सख्त था, लेकिन ये हकीकत है कि 27 लाख रुपए के केस की आड़ में अपोजिशन जो है वो अवाम को गुमराह करने की कोशिश करती है। जी वज़ीर केस तो नैब में चल रहा है ना, अपोजिशन तो कुछ नहीं कर रही। देखिए हमारा ये कहना है कि केस को प्रायोरिटाइज करें, 27 लाख रुपए के केस का फैसला करें, उसे एक मुद्दत के अंदर उसका डिसीजन आ जाना चाहिए। सही है। और अगर कहीं देखे पहले तो अच्छा सर, मेरा उस्मान डार साहब, सर कथा कलामी के लिए माजरत, सर एक चीज ऐड कर ले। आप फरमा रहे ठीक है केस चल रहा है नैब में, 27 लाख रुपए का है, ये लोग इसको पॉलिटिसाइज भी कर रहे हैं अपोजिशन वाले और बिला वजह उस पर बात कर रहे हैं। ओके जी फाइन, मान लिया आपका आर्गुमेंट को। सर इसी तरह इनके केसेस भी तो नैब में चल रहे हैं ना, उनको चलने दीजिए। आप लोग जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिस तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब आते हैं, जिस तरह शहजाद अकबर साहब आके उस पर बात करते हैं, उन लोगों को जेल में भेजने की बात करते हैं, सर ये मामला तो फिर एक ही हो गया ना। नहीं, हम तो देखिए, हम तो खुद नैब को कह रहे हैं कि जो जजा सजा देनी है उसका फैसला करें, ताकि अपोजिशन ने भी ये जो खेल शुरू किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को लेके, हेलीकॉप्टर को लेके, देखें इमरान खान साहब जब भी हेलीकॉप्टर में गए हैं उनके साथ कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे कोई मिनिस्टर था या CM साहब थे, वो थे साथ। उनका एक अपना पॉलिटिकल डिफेंस है और लीगल डिफेंस है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। हमारा मानना है कि इस केस को अगर तेज किया जाए, इसको प्रायोरिटी पे सुना जाए,
तो कम से कम इस केस का फैसला हो जाएगा, बिल्कुल दूध का ठीक है। दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन वाले जो प्राइम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर केस के पीछे छुपना चाह रहे हैं, हम इनको छुपने नहीं देंगे। इनको अपने करप्शन के मुकदमात का, इल्जामात का सामना करना होगा। जी शाह, सही है। उस्मान बुखारी साहब, आप लोग हेलीकॉप्टर केस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं और आप मुतमईन रहे, नायब चेयरमैन ने आप लोगों के बारे में भी कुछ कहा है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, सुनवाऊंगा अभी आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। इससे पहले कि नायब चेयरमैन ने जो अपोजिशन के लिए कहा, पैगाम दिया, वो आपको सुनवाएं, मैं आपको बताऊंगा कि आज जुमेरात थी और आज मुलाकात का दिन था साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल में। उनसे मुलाकात हुई अहले खाना की और पार्टी रहनुमाओं की जो बातें सामने आई। नवाज शरीफ साहब ने जो लबकुशाई की, जो उनका कहना था, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खास तौर पर जिक्र किया कि उन्होंने दिन रात काम किया पंजाब में और ये सिला मिला। नून लीग के तरक्याती कामों पर इख्तलाफ करने वाले आज तारीफ कर रहे हैं, जबकि पंजाब की अहल हुकूमत की जगह ना अहल हुकूमत ने ले लिया। ये भी कहना था जनाब नवाज शरीफ साहब का। और सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि आप चुप का रोज़ा कब तोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि कैसे सुनेगा मेरी कहानी मेरी ज़बानी। नवाज शरीफ साहब का ये जवाब था। और कैसे सुनेंगे यानी कि आप, उन्होंने कहा आप या मरीम नवाज मार्च से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये जेल से बाहर आने के बाद बताऊंगा। कुलसूम नवाज की तबीयत खराब होने पर जेल हुकाम को टेलीफोन करवाने को कहा, टेलीफोन नहीं करवाने दिया गया। ये सदमा आज भी है कि कुलसूम नवाज से बात नहीं कर सका। नवाज शरीफ साहब ने उसके साथ साथ ये भी कहा कि मुझे अभी तक टेलीविज़न नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा कुलसूम नवाज यानी अपनी अहलिया को याद करते हुए कहा कि उनको मैं याद करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने आज जो गुफ्तगू की वो हमने आप तक पहुँचाई। उस्मान बुखारी साहब आपके लिए और चौधरी मंजूर साहब आपके लिए जो अपोजिशन के लिए आज नायब चेयरमैन ने कहा, ज़रा ये सुनते हैं। ये हज़ब इख्तिलाफ को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा बाज़ौक़ होने की निशानी होनी चाहिए। कम अज़ कम नैब को मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए। हमने कभी ऐसी तो बात नहीं की कि हमें मंशा बम से तशबीह दी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। न कभी नैब मंशा बम था, न कभी नैब मंशा बम होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम ज़रूर है जो सिर्फ़ और सिर्फ बदनवानी के खात्मे के लिए आया है। उस्मान बुखारी साहब, हाइड्रोजन नाइट्रोजन बम जो बदनवानी के खात्मे के लिए आया है, कहना चेयरमैन नैब का। उन्होंने अपोजिशन को कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ को कहा कि जिस तरीके से याद किया जा रहा है, अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं नैब के लिए, वो नहीं करने चाहिए, मुनासिब नहीं है। और उसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर केस के पीछे छुपने की बात की उस्मान डार साहब ने, इन दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले तो मैं वो बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके अंदर एक सेल बनाया गया है जिसको शहजाद अकबर साहब हेड करते हैं। और वो सेल जो है, अगर नैब आज़ाद और गैर जानिबदार है, अगर नैब अपना काम कर रहा है, तो वो सेल का क्या काम है? अच्छा, ये शहजाद अकबर साहब माफ़ कीजिएगा मुशर्रफ के दौर में भी थे। उस वक़्त इन्होंने यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं और मुख्तलिफ सियासतदानों के पीछे जो है वो एक कंपनी हायर की लंदन में और कहा कि जो है इनकी तफ्तीश करके लाएं। और उनको जब नहीं मिला कुछ भी और उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया तो नैब ने उन पे केस कर दिया। अब आपको पता है कि शहजाद अकबर साहब की मेहरबानी से 8 अरब रुपया पाकिस्तान को जुर्माना पे करना है उस कंपनी की तरफ से, ब्रॉडशीट उसका नाम है। तो ये कारनामा है उनका। और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो FBR में मुलाकात करते पाए गए जब JIT की रिपोर्ट फॉर्मुलेट हो रही थी। हमारी रिपोर्ट जब फॉर्मुलेट हुई थी तब भी बहुत कुछ हुआ था, जो व्हाट्सएप से बनी थी। और उसके बाद जो वहां पर जो 6 लोग जो है वो काम कर रहे थे और उसके बाद कोर्ट में कहा गया कि 40 बंदे और थे जो उसके पीछे थे। अब मैं नैब चेयरमैन पे आ रही हूँ जी। नैब चेयरमैन, देखिए प्रॉब्लम ये है इस हुकूमत का भी और नैब का भी कि इनके बातों में और इनके काम में तजाद है। नैब चेयरमैन साहब जो हैं वो अपने कामों से दिखाएं कि वो क्या कर रहे हैं। उनके काम ये है कि किसी हुकूमती बंदे के ऊपर वो हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। जो BRT है पेशावर की, जो 8 अरब रुपए में बननी थी, वो 80 अरब रुपए में चली गई है। ये नजर नहीं आती चेयरमैन नैब को। और ये हाइड्रोजन बम वहां नहीं फटेगा जाके KPK के अंदर। ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे KPK के पहले, जो वजीर दिफा हैं इस वक्त, उनके ऊपर 11 इंक्वायरियां हैं। ये बम क्यों नहीं फूटता उसके ऊपर? लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में या इंटरव्यू के जवाब में उन्होंने रद्द इख्तियार दिया है, आप उससे मुतमईन नहीं है कि वो हुकूमत भी आएगी इसकी लपेट में? देखिए, नहीं, ये हाथी के दांत देखने के और दिखाने के और है भाई। बस कीजिए,
अगर इनकी जो नाजायज तजावजात है, जो बनी गाला का महल है, वो 1.5 लाख रुपया दे के जो है वो रेगुलराइज हो जाता है। अलीमा बीबी जो है वो करोड़ों रुपए की जायदाद जो है वो चंद करोड़ रुपए दे के वो जो है फाइन दे के वो फारिग हो जाती है। ऐसे मामलात नहीं चला करते। एक आज मैं और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं, अलीमा बीबी की 3 और प्रॉपर्टीज अमेरिका में दरियाफ्त हो गई हैं। आज जो एक खबर फाइल हुई थी डॉन में, जिसके अंदर 18 बैंक अकाउंट्स हैं पीटीआई के, जो मुश्तबा बैंक अकाउंट्स हैं। उसकी तरदीद आ गई है पीटीआई की तरफ से, उसकी तरदीद आ चुकी है। नहीं, तरदीद नहीं आई, यही मैं नहीं तरदीद नहीं आई, यही मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अच्छा, उसकी मैं गुजारिश कर देती हूँ। उसकी तरदीद ये है कि उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को ऐसा कुछ प्रपोज नहीं किया। ये जरूर अकाउंट जरूर मिले हैं, लेकिन ये अकाउंट इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये पार्टी के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरा सिर्फ एक गुजारिश है, अदालत से रुजू क्यों नहीं करती हैं? आप तो खुद भी कानून समझती हैं, जानती हैं। मैं 1 मिनट देखिए, हम बहुत दफा कानून से दे आई ना। अभी सादिक और अमीन जो है वो फेक एनओसी के ऊपर उनको मिल गया था ना, इमरान खान साहब को, लीमा बीबी बाजी को भी मिल जाता है। मेरी सिर्फ गुजारिश, उस्मान डार साहब ने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला है अपनी बात में। उन्होंने कहा कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए हर मामले को हल करने का। दुरुस्त कह रहे हैं। जो फॉरेन फंडिंग का केस है ना, जिसके अंदर फेक बेनामी अकाउंट्स हैं, जिसमें कौन से मुल्कों से आपने जो है वो अकाउंट्स अपनी पार्टी को फंड कराया, और वो 6 साल से पेंडिंग है। उस्मान डार साहब, उसकी भी कोई डेडलाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूछूंगा डार साहब से। चौधरी मंसूर साहब, आपकी तरफ आता हूं। सर, आपको भी लगता है, मैं आपकी तरफ आता हूं, चौधरी साहब आप बताइएगा, आपको भी लगता है कि हाथी के दांत खाने के और हैं नैब के हवाले से? नहीं, मैं तो उनसे बसाद एहतराम चीफ साहब का बड़ा, जो नैब के चीफ हैं, उनका बड़ा एहतराम है। तो बतौर जज एक अच्छा उनका काम रहा है। बस सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सिर्फ वो कहें कुछ ना, सही करके दिखा दे। हुकूमती केसेस पड़े हुए, उन पे बिल्कुल एक कछुए की चाल से चल रही है नैब, तो वो उनको भी पकड़ लें। गिरफ्तार करना है, अगर बाकी लोग शर्जील मेमन या मियां शहबाज शरीफ या बाकी लोग ख्वाजा सादर से गिरफ्तार है, तो इसी प्रिंसिपल के तहत उधर से भी गिरफ्तार कर लें आप। सही, वो भी तो इंक्वायरी से बल्कि इन्वेस्टिगेशन है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक बंदे को आप इंक्वायरी पे गिरफ्तार कर लेते हैं, एक को इन्वेस्टिगेशन पे, एक को रेफरेंस फाइल करके, एक को रेफरेंस फाइल करके भी नहीं आप सर, ठीक है सर, जी। सो इसलिए जरूरी है। और तीसरी बात ये है कि ये जो फेक अकाउंट्स की 18 फेक अकाउंट्स की बात की है, इस पे जवाब नहीं दे रही पीटीआई, इनको जवाब उधर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हम बिल्कुल इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि अकबर बाबर की पेटिशन जो है उसकी कॉपी हासिल करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दे दी है, और वहां पे भी हमने इमरान खान साहब के जो 4 इलेक्शन के एहसास शो किए, उसकी भी एप्लीकेशन दे दी है, फैसल वाडा साहब और बाकी लोगों को भी दे दी है। तो अब ये नहीं है कि हम बिल्कुल इनको ये क्लियर चिट दे दें। और तीसरी बात ये है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी कामयाबी उधर ये थी कि इन्होंने 5 साल केपीके में कैमरा नहीं जाने दिया। सही, अब इनकी कामयाबी ये समझ रहे हैं कि हम इनको सिर्फ बैशिंग करते रहेंगे तो इस पे चलेगा नहीं बाबा, नहीं। ठीक, अब आपको बताना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बैठ गया है, अब स्टॉक मार्केट क्यों नीचे आ रही है, रुपया क्यों नीचे आ रहा है, एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही, महंगाई क्यों हुई है, लोगों की तनख्वाहें क्यों कम हो गई हैं, सर जवाब जो आदमी बैंक क्यों कम हो रही हैं। ठीक है, ये रियल इश्यूज हैं। ठीक है सर, डॉक्टर साहब रियल इश्यूज की तरफ आपकी हुकूमत नहीं आती, आप लोग नहीं आते। आपसे सवाल परफॉर्मेंस पर होता है, आपसे सवाल महंगाई पर होता है, डॉलर की कीमत में इजाफे पर होता है। आप लोग उसके जवाब में वही सवाल गंदुम जवाब चने वाला मामला है कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये जेल में जा रहा है। ये सर ये कब तक चलेगा? आपने जिशान पूरे 2 मिनट अब मुझे देने हैं, मैं तसल्ली से इनको जवाब दूंगा। देखें, पहले तो उस्मा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस जेआईटी को आप कंट्रोवर्शियल करना चाह रही हैं नवाज शरीफ साहब को लेके, वो तो आपकी गवर्नमेंट में बनी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई। तो इसका मतलब है आपकी अपनी गवर्नमेंट ही नवाज शरीफ साहब को घर भेजने वाली है। या कौन को बता रहे कौन लोग थे? आप लोग नाम भी नहीं बताते, हम तब तो गवर्नमेंट में नहीं थे। दूसरा, जिशान नैब का चेयरमैन इन्होंने लगाया, जस्टिस रिटायर्ड जुवेद इकबाल साहब, जिन्होंने आज एड्रेस किया इनसे। मैं समझता हूँ कम अज कम इनको जरूर एम्बेरसमेंट होनी चाहिए कि इनकी लगाई हुई नैब, इनके लगाए हुए चेयरमैन आज इनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आपको भी एड्रेस किया वैसे उन्होंने समाप्त करें।
दूसरा हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं जी हमारे चंद रहनुमाओं ने करप्शन की है। तो कौन जानना चाहती है चौधरी साहब, उस्मा बीबी, कि आप 5-5 साल मरकज में रहे, FIA आपके नीचे थी, नैब भी तब आपके साथ थी, चले इंडिपेंडेंट थी, तो क्यों नहीं पकड़ा पकड़ी की आपने? तो सर KPK में कितना एहतसाब हुआ? 80 करोड़ तनख्वाहों की मद में गए, क्या वहां पर रिकवरी हुई, क्या गिरफ्तारी हुई? उसके बाद ये बात कह रहे हैं अब ये चले सर, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक ब्रेक का वक्त हो नाज़रीन, ब्रेक के बाद अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, 5 नवंबर से कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसमें कई उतार चढ़ाव अब तक आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है और इसी हवाले से मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब तक की पेशरफ्त क्या हुई है इस ऑपरेशन में और जो लोग मुतासरीन हैं उनके लिए क्या मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, फिगर्स बताइएगा, आदाद शुमार बताइएगा कि कौन कौन से मेजर इलाकों में क्या क्या अब तक ऑपरेशन हो चुका है और कितनी दुकानें, कितनी तजावुज़ात अब तक गिराई जा चुकी हैं? देखें, जितनी मार्केट्स पुलों पे जो नाले होते हैं उनके ऊपर हैं और पार्क्स पे हैं, वो तकरीबन रिमूव कर दी गई हैं। अब जो लास्ट तजावुज़ात हटाई गई थी वो ज़ूलॉजिकल गार्डन जो है कराची का ज़ू, उसके बाउंड्रीज पे थी, उनको रिमूव कर दिया गया है और इंशाल्लाह हम कमिंग वीक में कोई अबाउट 1500 दुकानें जो हैं वो ऑल्टरनेट जो अफेक्टीज हैं उनको देंगे थ्रू बैलेटिंग। अच्छा, हमने प्लान कर लिया है इस स्टार्टिंग में, पहले फेज में। अभी तकरीबन हमने कोई 2000 से ऊपर दुकानें जो रजिस्टर्ड थी हमारे पास, अच्छा, जो KMC के टेनेंट थे, उनको हटाया है। ठीक है, तो उनको तो हम मुतबादिल देंगे। ठीक है, कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जो इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आती हैं, जो इंक्रोचर्स थे, जो रजिस्टर्ड नहीं थे, सिर्फ दुकानें बना के बैठ के अपना कारोबार कर रहे थे। इन दुकानों की तादाद कितनी है वसीम साहब? टोटल दुकानें 4000 से ऊपर हटाई गई हैं। अच्छा, और इनमें से 2000 सिर्फ रजिस्टर्ड हैं आपके पास, यानी KMC के पास? जो नहीं, 2000 से ऊपर फिगर बनता है। अच्छा अच्छा। और भी जो मार्केट्स आ रही हैं, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं देना चाह रहा जी। ठीक है ठीक है। जो सर्वे हुआ है इस वजह से कि और भी जो नालों के ऊपर तजावुज़ात हैं, जो दुकानें बन गई हैं और जो पार्क्स के अंदर और आसपास, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपना ये काम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है। तय कर लिया कि किस इलाके में, किस जगह पर इन लोगों को मुतबादिल दुकानें दी जाएंगी थ्रू बैलेटिंग? 1500 दुकानों का हमने फैसला कर लिया है कि किन इलाकों में दी जाएंगी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको उसी विसिनिटी में अकोमोडेट करें। अच्छा, हमारी पूरी कोशिश यही है। और हमारी ये भी कोशिश है कि अगर कोई बैटरी का काम कर रहा है या किसी बाइक्स का काम कर रहा है तो हम एक ही जगह पे उनको अकोमोडेट करें। ये इलाके कौन कौन से हैं वसीम अख्तर साहब, आप जरा अगर बताना पसंद फरमाएं? ये इलाके सारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट साउथ के ही हैं अभी फिलहाल। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट क्योंकि ज्यादा इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट साउथ में हुई हुई थी जी। ठीक है, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं हमारी, उनमें जो हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट के पास जगहें खाली थी, हमने वो इनको दी हैं और जो कुछ हमने दुकानें कैंसिल की थी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट, तो वो भी हम इन इफेक्टीज को अकोमोडेट करेंगे। अच्छा वसीम अख्तर साहब, इसमें एक मामला ये है कि जिन जिन लोगों की दुकानें गिराई गई हैं, किसी की दुकान बड़ी थी, किसी की छोटी दुकान थी, किसी की फ्रंट पर थी, किसी की बैक पर थी, तो यानी नौयत जो है मुख्तलिफ है तमाम लोगों के कारोबार की, क्या उसी के मुताबिक आप लोग उनको दुकानें अलॉट करेंगे या जैसे कि आपने कहा कि बैलेटिंग के थ्रू होगा तो इसमें तो फिर तफरीक खत्म हो जाएगी? देखें, तफरीक ख़त्म ही करनी है हमने। हम मेरे ख्याल में जितनी उनको पहले KMC ने दी थी एज अ टेनेंट, उससे ज़्यादा ही
एरिया मिलेगा उनको। अच्छा, हमने जो दुकानें निकाली हैं वो उनसे बड़ी हैं। ठीक है। और हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, नंबर्स और नाम, जो दुकानों के नंबर्स होंगे और नाम के हिसाब से बैलेटिंग होगी और इस बैलेट में सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। ठीक है सर, अब आ जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जी मामला। ठीक है, अब आ जाते हैं, आपने फरमाया जिन जिन इलाकों में ऑपरेशन हुआ आपने उनका किसी हद तक जिक्र भी किया। मलबा सर अभी तक इन जगहों पे पड़ा हुआ है, मलबा हटाने का काम कब शुरू किया जाए? क्योंकि आपने 20 करोड़ मांगे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से कि मलबा हटाने के लिए काम किया जाएगा। सर अभी तक तो पूरे कराची को कचरे से पाक नहीं किया जा सका पैसा ना होने की बुनियाद पर, तो ये मलबा भी क्या उसी कचरे में इजाफे का सबब बनेगा और इसी तरह पड़ा रहेगा? देखिए, कोशिश तो हमारी ये है कि मलबा जल्द से जल्द उठा लें। हमारा जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से तो हम उठा रहे हैं। जू के आसपास हमने उठाना शुरू कर दिया है, मगर इक्विपमेंट हमारा काफ़ी नहीं है उस मलबे को उठाने के लिए। जो लंडा बाज़ार है उस पे पूरा मलबा पड़ा हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये सवाल रखा था कि हम मलबा उठा नहीं सकते, तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि 20 करोड़ फौरन दिए जाएं। तो आप सिंध हुकूमत से राब्ते में हैं वसीम अख्तर साहब? आपकी बात हुई है वज़ीर आला सिंध से? वज़ीर आला सिंध साहब को मैंने लिख के भेजा है लेटर। अच्छा। कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उनसे मैं राब्ते में हूं इस हवाले से। लेकिन वज़ीर आला सिंध का कोई जवाब आपको नहीं आया अभी तक? अभी तक जवाब नहीं आया। देखिए, शायद उम्मीद है कि कल मेरी मीटिंग होनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस मैटर को रेस करूं। ठीक है सर, उर्दू बाजार की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर तजावुज़ात के खात्मे में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, एहतजाज भी यहाँ पर किया गया है। ज़रा ये बताइएगा कि यहाँ मसला क्या है और कब तक उसको हल कर लिया जाएगा तजावुज़ात के खात्मे के लिए? देखिए, 2 दिन से मैं इन सारी मार्केट्स के जो एसोसिएशंस हैं उनसे राब्ते में हूँ, इनसे मीटिंग्स हो रही हैं मेरी। आज भी हमारी मीटिंग हुई थी। हमने एक कमेटी फॉर्म की है जो इन सारी मार्केट्स में जाके इनको सर्वे कर रही है और इनको गाइडलाइन देगी कि कहाँ तक, क्योंकि ये कुछ मार्केट्स जो हैं वो नालों के साइड्स पे बैठी हैं और कुछ इंक्रोचमेंट की हुई है उन्होंने। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये तोड़फोड़ से बचाने के लिए और ख़ुद भी बचने के लिए हम उनको डायरेक्शंस दे दें और एक लाइन खींच दें कि अपने जो आपने तजावुज़ किया है उसको वापस कर लें, पीछे हट जाएं, ताकि आपकी दुकान भी बच जाए और जो आपने तजावुज़ किया हुआ है, इंक्रोच किया हुआ है, वो एरिया भी खाली हो जाए और हमें एक्सेस मिल जाए उस नाले पे। हम चाहते हैं नाले क्लियर हो जाएं एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इंशाल्लाह ये मसला उर्दू बाज़ार का भी हल हो जाएगा। हमने उनकी कमेटी जो है वो हमारी कमेटी के साथ मिल के बैठ गई है। सही है। और वो अब सर्वे कर रहे हैं, मिल के उनको गाइड करेंगे कि जहाँ जहाँ से उनको इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है तो वो वॉलंटरीली खुद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि जो नाले के गिर्द भी दुकानें आबाद हैं उनको भी गिराया जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। सर, रफाई इदारों पे जो ऑफिसेज या जो दुकानें जो तजावुज़ात कायम है उनको गिराने का भी हुक्म शामिल है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? आप मतलब ये चीज़ भी शामिल है कि रफाई इदारों की ज़मीन पर तजावुज़ात उनको भी गिराया जाए? मेरा जो मैंडेट है वो एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है वो पार्क्स, ग्राउंड्स, नाले और फुटपाथ्स, अच्छा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनके ऊपर से मैंडेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पूरी कोशिश है, जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो बहादुराबाद का जो ऑफिस है जो कि खिदमत खल्क फाउंडेशन की ज़मीन पर कायम है MQM का, वो आपके मैंडेट में नहीं आता वसीम साहब? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे मैंडेट में नहीं आता। वैसे वो रफाई ज़मीन पर बना हुआ है और गलत उसकी जो तामीर है वो गलत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो तामीर गलत होगी तो बिल्कुल हम ये ऑर्डर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा सर, जो KMC के ऑफिस के ऑलरेडी सब जुडिस है इस। ठीक है, ये चल रहा है, पहले ज़ेरे समाता। ओके फाइन। जो KMC के ऑफिस के इर्द गिर्द जो तजावुज़ात हैं, क्या वो भी आपके इल्म में हैं और उनके हवाले से भी आप इरादा रखते हैं उनको गिराने का, जो नाजायज़ तजावुज़ात है? ऑफ कोर्स बिल्कुल। देखें, फुटपाथ को इंक्रोच किया हुआ है, रिमूव की जाएगी। अब जाहिर है मैं एक मैंडेट के तहत एक काम पे लगा हुआ हूं, हमारी कैपेसिटी ना होने के बराबर है, वसाइल नहीं है।
अब आप अगर देखोगे अपने कैमरे की नजर से या कोई और शख्स देखेगा तो उसको तो हर जगह कराची टोटल तकरीबन इंक्रोच हुआ है। वो सारी जगहें नजर आएंगी जो मुझे आप पॉइंट आउट करोगे, मेरे इल्म में भी है, मगर मैं सारी जगह एकदम पहुंच नहीं सकता, उसमें टाइम लगेगा हर चीज को। इसको 50 साल 60 साल लगे इंक्रोच होने में। तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप देखेंगे कि फुटपाथ क्लियर होंगी कराची की 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर से, पार्क्स के ऊपर से तजावुजात खत्म करेंगे। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से चलते हुए तमाम जो तजावुजात हैं वो ख़त्म कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अप्रिशिएट भी आपको किया जाएगा, ज़ाहिर हम कर भी रहे हैं। मगर सर जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने चाइना कटिंग्स की, जिन्होंने इन जगहों पर नाजायज़ तामीरात में अपना अपना किरदार अदा किया, जो पैसा लेकर साइड पर हो गए और उसको भुगत अब वो लोग रहे हैं जिन्होंने पैसा अदा करके वहाँ दुकानें बनाई या और तामीरात की, उनकी सर को भी कब होगी, उनको कब पूछा जाएगा? और बहुत से लोग उनमें यकीनन पार्टी में भी शामिल हैं, तो क्या उनसे भी बास-पुर्स होगी, उनको भी कटहरे में लाया जाएगा? बिल्कुल, पहले मैं अपना ये काम निपटा लूं जिसमें रिपोर्ट सबमिट करानी होती है सुप्रीम कोर्ट में। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, मगर यहां सिर्फ ऑफिसर नहीं है, सबने मजे किए हैं। ऑफिसर ने भी और दुकानदार ने भी, दोनों ने मिलके मजे किए हैं और केएमसी को नुकसान पहुंचाया है। ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट्स किए हैं और उसको इनक्रोच किया है, अगर 4x4 फीट का या 4x4 गज का इलाका आपने रेंट आउट किया है तो वो थोड़े अरसे में वो 20-25 गज से भी ज्यादा तजावुज कर गया, बल्कि उसने एक स्टोरी भी बना ली है वहां। इस पे नजर नहीं रखी डिपार्टमेंट ने। जाहिर है डिपार्टमेंट इक्वली जिम्मेदार है इसका। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे हम इस पे। सर जिस तरह आपने उर्दू बाजार के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों की बातचीत जारी है और आप खुद ही मौका दे रहे हैं कि अगर किसी के तजावुजात हैं तो वो उसको हटा ले, ख़त्म कर दे, और यानी प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। यही काम अगर एम्प्रेस मार्केट या दीगर इलाकों में होता, जिस तरह से लोग बेरोज़गार हुए हैं, क्योंकि बेरोज़गारी अगर बढ़ेगी तो कराची में क्राइम की शरह बढ़ सकती है, उसके साथ ही मुंसलिक है, क्योंकि बेरोज़गार आदमी ज़ाहिर है फिर ये दूसरे रास्ते ढूंढता है कमाई करने के या अपने बच्चों का पेट पालने के। ये भी आपके पेश नज़र है ये बात कि इससे स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो सकता है? ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? ये जो तरीका अब आप उर्दू बाजार में अपना रहे हैं, अगर बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से एक पहले मैकेनिज्म तश्कील दिया जाता सिंध की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, तो क्या ये बेहतर ना होता? अगर इस तरह प्लान करके काम किया जाता, जिस तरफ इशारा किया आपने, आपको ग्राउंड रियलिटी मेरे ख्याल में वहां की इतनी पता नहीं है। सर वो आप बताइए, मैं यही चाह रहा हूं कि आप आगाह कीजिए। अंदरून एम्प्रेस मार्केट के अंदरून जो एक्टिविटीज होती थी, जिस तरह से इंक्रोचमेंट की गई थी, वो अगर पुरानी ड्राइंग्स देखें तो वो पार्क था पहले चारों तरफ एम्प्रेस मार्केट के। तो हम इंक्रोचर्स को ऑल्टरनेट नहीं दे सकते, उसको कैसे दे देंगे हम? सही है। देवर इंक्रोचर्स सर आपने फरमाया था कि वहां असलहा भी था, क्या वहां पे असलहा मौजूद था? हमें ऐसा लगा, शकू को शुबात थे ड्रग्स के और असले के, बिल्कुल थे वहां, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे। लेकिन उस इलाके की पुलिस ने तो इस बात की तरदीद की थी, जो पूरा कराची जानता है। किसने तरदीद की? उस इलाके की पुलिस ने, एम्प्रेस मार्केट के जो इलाके में पुलिस है। देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग बताते भी हैं, जो वहां मौजूद थे हमारे लोग, उन्होंने काफी मशकूक एक्टिविटीज देखी भी, हो सकता है पुलिस ने अवॉइड किया हो। अच्छा, हो सकता है अगर पुलिस ने अवॉइड किया हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस भी इसमें मुलव्वस थी। बताना। अच्छा, देखिए सारी चीजें कराची में जो ये इंक्रोचमेंट हुई हुई है, 50% कच्ची आबादी बनी हुई है। हर आदमी मुफ्त का माल समझता है कराची को, जिसका दिल करता है वो वहां बैठ के इंक्रोचमेंट कर लेता है। सारी एक्टिविटीज होती हैं कराची में। क्राइम भी जिस तरह से है आपके सामने है। असला भी आता है कराची में, बनता नहीं है, असला बहुत आता है कराची में। तो कौन जिम्मेदार है उसका, कैसे आ जाता है वो? तो ये चीजें तो हैं कराची में, ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। मैं कोई नई अचंभे वाली बात कर नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा, सर्कुलर रेलवे के लिए वज़ीर रेलवे बहुत सरगर्म भी हैं और वो बार बार कहते भी रहे हैं कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली कराया जाए, जो पूरी पटड़ी है उसके इर्द गिर्द की जितनी भी तजावुज़ात हैं, उसके लिए क्या पेशरफ्त हुई अब तक? और क्योंकि काम थोड़ा सा स्लो ऐसा महसूस हो रहा है कि हो गया है, क्या वाकई इसकी रफ्तार में कोई फ़र्क पड़ा है और आड़े क्या आ रही हैं चीज़ें? देखें, ये फेडरल गवर्नमेंट ही बता सकेगी रेलवे वाले किस तरह से आगे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ।
सर्कुलर रेलवे के ट्रैक्स को क्लियर कर रहे हैं। इसको मैंडेट मेरे पास नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ। मगर ये जाहिर है एक बड़ा चैलेंज है, आसान काम नहीं है, बहुत अरसे का बिगाड़ है ये। उस वक्त लैंड ओनिंग एजेंसीज कहाँ थी? रेलवे वालों की गलतियाँ हैं ये, इंक्रोचमेंट होने कैसी दी। कराची की जितनी भी लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, जो फेडरल लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, वो इस तरफ देखती ही नहीं है, बल्कि और सपोर्ट करती हैं इंक्रोचमेंट में। जो मैंने देखा है, केपीटी की लैंड इंक्रोच्ड है, सिविल एविएशन की लैंड इंक्रोच्ड है, रेलवे की लैंड इंक्रोच्ड है। तो इनको अपनी ज़मीनों का ख्याल रखना चाहिए। कराची को कच्ची आबादी में तब्दील कर दिया है 40-50 सालों में। अच्छा वसीम अख्तर साहब, सर जो घर नाजायज़ तामीर हुए हैं उन जगहों पर जहां पर वो ज़मीन या तो हुकूमत की थी या फिर चाइना कटिंग के नतीजे में वजूद में आई है, उन घरों के खिलाफ कोई ऑपरेशन होगा क्या? मैंने किया भी है और होगा भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पार्क के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई घर बना हुआ है तो उसको 30 डेज का नोटिस दिया जाए और खाली कराया जाए। ये हम कर रहे हैं। जो एमिनिटी प्लॉट्स पे शादी हॉल और ये चाइना कटिंग हुई थी, इसको मैंने क्लियर कराया है बहुत काफ़ी हद तक। तो ये नोटिस और कब तक जारी किया जाएगा इन तमाम घरों आ रही है, हम वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ये कब तक होगा सर? पार्क के ऊपर जो घर हैं उनको हमने नोटिस जारी कर दिए हैं ऑलरेडी, मगर इतनी ज़्यादा रेजिडेंस नहीं है पार्क्स पे और ग्राउंड पे। आम जो प्लॉट्स हैं, हुकूमती जो ज़मीन है उस पे चाइना कटिंग करके घर बनाए गए हैं। बिल्कुल वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी ठहराई है कोर्ट ने, वो मैटर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देख रहा है। सर अब ये बात कर लेते हैं कि क्या इस मामले को पोलिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो रिव्यू पिटिशन भी दायर की और खुद जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची आए, उन्होंने गवर्नर सिंध से मुलाकात की, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही थी कि शायद जो है इस ऑपरेशन से सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या ऐसा है, और अगर हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिव्यू पिटिशन में गए हैं। जी हाँ, दोनों गवर्नमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई हैं कि ये रोक दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा और रद्द की हैं ये रिव्यू पिटिशंस। तो इससे जाहिर होता है कि देखें, कराची के ऊपर 2-3 दफ़ा कराची चढ़ा दिया गया है, तो ये काम कब तक चलता रहेगा? कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जवाब दे चुका है। सर ये 3-4 कराची ऊपर 3 करोड़ को संभाले बैठा है। किसी हद तक जिम्मेदार क्या खुद आप भी नहीं है? देखें, जिम्मेदार तो सब हैं। मैं तो चीजें ठीक करने जा रहे हैं हम, सही है। सुप्रीम कोर्ट भी ठीक करने जा रहा है चीजें। ऐसे इदारे हैं जो खुद नालों के ऊपर बने हुए हैं, बिल्डिंगें नालों के ऊपर बनी हुई हैं। अगर हम पिछले उसमें चले गए तो आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। सबकी गलतियां हैं, ये इंक्रोच होने दिया है सबने, डिपार्टमेंट्स की गलतियां हैं, सियासी जमातों की गलतियां हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनके वकीली नहीं है, सबने हाथ लगाया इस काम पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन में एक चीज़ का ख्याल ये भी ज़रूर रखना चाहिए कि जो भी जिम्मेदारान है, चाहे उनका ताल्लुक किसी इदारे से है, चाहे उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, चाहे उनका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से है, चाहे साबिका हुकूमत से है, तमाम से भी सवाल पूछना चाहिए, तमाम को भी कटहरे में लाना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ज़ीशान मलिक को प्रोग्राम आवाज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।